तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के बारे में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, ये घटना किसने दी थी, इसके नियम कितने हैं, उन नियमों को कैसे तैयार करेंगे, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, इन सब की बात आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के बारे में, फिर वो आपको हम एनिमेशन के थ्रू दिखाएंगे। उसके बाद बात करेंगे कि इसके कौन कौन से नियम हैं। पहला नियम बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, दूसरा नियम हम इसके बाद लिखेंगे, उन्हें आपको कॉपी पर नोट करना है। इतनी सारी जानकारी आज की इस क्लास में हम आपको देने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के साथ, लेकिन उससे पहले मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को समझते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जब किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, देखिए किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर उसमें विद्युत धारा बहने लगती है और यह घटना जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आपको पता होगा कि मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है और उस चुंबक में आपने क्या किया है कि कोई आपने एक परिनालिका बनाई है। परिनालिका कैसे बनती है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर एनिमेशन के थ्रू हम समझेंगे, है ना। परिनालिका ऐसे बनती है, आप एक नरम लोहे की क्रोड ले लीजिए। क्रोड का मतलब आप एक पाइप ले लीजिए जो नरम लोहा हो, जिसे हम लोग डेग चून कहते हैं। आपने देखा होगा जो हैंडपंप होते हैं उनमें डेग चून लगा होता है, मतलब वो बहुत नरम लोहा होता है, बहुत जल्दी वो टूट जाता है। तो आप उस डेग चून को ले लीजिए, फिर उसके ऊपर आप तांबे के तार के बहुत अधिक फेरे लपेट दीजिए। मान लीजिए कि आपने इस प्रकार से ये एक प्रणालिका ले ली है, आपने ये एक प्रकार की प्रणालिका ले ली है और इसके ऊपर बहुत सारे क्या कर दिए हैं, तांबे के तार के फेरे लपेट दिए हैं। तो ये नरम लोहे की क्रोड है और इसके ऊपर आपने तांबे के तार के फेरे लपेटे हैं, तो उसे प्रणालिका कहते हैं। तो उसके बाद अब आप इसके अंदर चुंबक को लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। अभी देखिए पहले क्या लिखा है उसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है, उसमें विद्युत धारा बहने लगती है और ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। इस घटना की खोज माइकल फैराडे ने की थी। इस घटना की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने इस घटना की जब खोज की तो उन्होंने एक बात और बताई थी जो यहाँ पर नहीं लिखी है। उन्होंने कहा कि जो ये विद्युत धारा बहने लगती है, ये विद्युत धारा तब तक बहती रहती है जब तक उस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहेगा तो फिर विद्युत धारा बहती रहेगी। क्यों बहती रहेगी, क्योंकि धारा से पहले कुछ उत्पन्न होता है और वो होता है आपका विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसे कहते हैं। अभी आप इसे समझ चुके हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसने दी थी, माइकल फैराडे ने दी थी। अब चलते हैं हम एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस एनिमेशन के थ्रू आज हम समझेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है। जी हाँ, हमारे पास ये है एक चुंबक और ये है कुछ फेरों वाली कुंडली और ये है हमारा विद्युत वाहक बल को मापने वाला वोल्टमीटर और ये है एक प्रकार का बल्ब। अब हम देखेंगे कि जैसे ही हम इस चुंबक को अपनी कुंडली के अंदर लेकर जाते हैं, बल्ब अधिक तीव्रता के साथ जल उठता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, तुरंत ही एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और उस विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण परिपथ में धारा बहने लगती है। परंतु आप यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही हम इस चुंबक को अंदर लेकर जाते हैं, ये आपकी वोल्टेज वाली सुई माइनस की तरफ जाती है। मतलब ये हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है इसका विरोध करता है। कौन विरोध करता है, विद्युत वाहक बल इसका विरोध करता है। और यही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण परिपथ में एक धारा बहने लगती है और इसे ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का
नियम कहते हैं। ये नियम माइकल फैराडे ने दिया था। परंतु एक बार फिर से सोचें कि अगर इन फेरों की संख्या को हम थोड़ा सा यहाँ पर कम कर देते हैं। अभी आप देख रहे थे कि फेरों की संख्या कितनी थी, फेरों की संख्या जो थी वो 4 थी, परंतु अब फेरों की संख्या कम हो गई। अगर हम इन फेरों की कम संख्या वाली कुंडली में अपने इस चुंबक को लेकर जाते हैं तो बल्ब जलता तो है परंतु उसकी तीव्रता कम होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में विद्युत वाहक बल का मान या फिर जो विद्युत धारा होती है वो फेरों की संख्या पर भी निर्भर करती है। और यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण परिपथ में एक धारा बहने लगती है, जिसे माइकल फैराडे ने दिया था। तो अभी आपने देखा कि कैसे मैंने आपको एनिमेशन के थ्रू बताया कि आपके पास एक प्रणालिका आपको दिख रही थी, उसके अंदर आप चुंबक को लेकर गए थे तो कैसे बल्ब जो है तेजी से जलने लगा था। इस तरीके से ये सिद्ध हो गया कि आपकी जैसे ही आपने चुंबक को अंदर लेकर आप गए वैसे ही आपके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। फ्लक्स में परिवर्तन होने का मतलब ये है कि उसकी जो रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उनमें परिवर्तन होता है। आपने एनिमेशन में देखा कि कैसे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही थी। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। इस तरीके से आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को पूरी तरीके से समझ लिया होगा। सिंपल सी है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी और जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस घटना की खोज माइकल फैराडे ने की थी। फैराडे ने अपनी इस घटना में 2 नियम दिए थे। वो नियम कौन कौन से थे उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहले रीड कर लेते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, प्रथम नियम, और आपके एग्जाम में ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम पूछे जाते हैं। क्या लिखा है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। वही बात हुई कि आप चुंबक को अंदर लेकर जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह विद्युत वाहक बल वही है जो आपकी जो बैटरी से जो आपको मिलता है, वही विद्युत वाहक बल है। ये कुछ और नहीं है, ये वही मेरा बल है, ये वही हमारा जो है विभव है, वही मेरा विभवांतर है जिसे आप बैटरी से प्राप्त करते हैं। तो वही वाला विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी धारा बहना एकदम तय है। तो आपने कभी देखा होगा कि आपको करंट लग गई या किसी को करंट लग गई तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, या वो झटका बहुत तेज़ लग गया। तो इंसान को क्या करंट मारती है? नहीं, इंसान को मारता है विभव। विभव की वजह से, मतलब वोल्टेज की वजह से ही इंसान की मृत्यु होती है। धारा की वजह से मृत्यु नहीं होती, क्योंकि धारा को उत्पन्न करने वाला विभव होता है, इसलिए विभव के कारण होती है। समझने की बात है, ये बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, है ना। देखिए, और धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस धारा को क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है और प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है। याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स का सिंपल सा मतलब है कि आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो फिर उसमें एक धारा बहेगी। उस धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे, और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे विद्युत वाहक, हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अभी फ्लक्स के बारे में मैं लास्ट में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अभी देखिए, लास्ट में हम पूरी जानकारी आपको फ्लक्स के बारे में दे देंगे, तभी वीडियो को ख़त्म करेंगे। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बात समझ में आई?
जितना भी चुंबकीय फ्लक्स होगा या जितना भी चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें जितना भी चेंज होगा, परिवर्तन होगा, उसकी दर के बराबर होता है। दर का मतलब समय से भाग करना, और ऋणात्मक यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब आगे माइनस लगाना। अब ये ऋणात्मक क्यों हुआ? ये ऋणात्मक चिन्ह आपको यह बताता है कि विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। अभी आप देख रहे थे कि चुंबक लेकर आप जा रहे थे अंदर तो बल्ब बहुत तेजी से जल रहा था, जैसे ही बाहर लेकर आ रहे थे फिर से बल्ब में फ्लक्चुएशन हो रहा था। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी आगे समझते हैं। ये जो विद्युत वाहक बल होता है इसे ई से लिखा जाता है, फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है, और समय को हम लोग टी से लिखते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हमारा टी हो गया। अभी ध्यान से एक बात को और समझिएगा, यहाँ लिखा है यदि फेरों की संख्या n हो। तो अभी आपने देखा था कि आपने कुंडली देखी थी, उस कुंडली में आपने फेरों की संख्या को देखा था। क्या देखा था? फेरे बहुत सारे कुंडली में थे। उन्हें हम लोग अगर कहें कि वो फ्लक्स के जो फेरे थे, मतलब कि वो जो तांबे के तार के फेरे थे, वो फेरे कितने हों? हमारे n हो। तो अगर n होते हैं, इसी फॉर्मूले में आपको n से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अभी तो फिलहाल 2020 में नहीं पूछे गए हैं, पर उम्मीद कीजिए कि हो सकता है इस ईयर आ जाए। और जहाँ ये फाई, डेल फाई जो आपको दिख रहा है, ये डेल्टा फाई, ये φ2 - φ1 होता है। अब इसे समझिए, ध्यान से सुनिएगा। फ्लक्स पहले बताते हैं, फिर दूसरे नियम की बात करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये एक नरम लोहे की क्रोड है, इससे निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है? ये चुंबकीय बल रेखाएं इससे निकल रही हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो एक प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं और कुछ भी नहीं होता है। ठीक, और चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं, ये भी आपको पता होगा। तो ऐसे निकलती हैं और निकलने के बाद वापस फिर से अंदर आ जाती हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स कुछ नहीं है, केवल ये है कि चुंबकीय बल रेखाओं की क्या है? संख्या है। ये आगे हम किसी वीडियो में चुंबकीय फ्लक्स को पूरा और डिटेल से समझेंगे। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? फाई से। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये फाई का चिन्ह है, इससे चुंबकीय फ्लक्स को लिखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लिख लीजिएगा रेड लाइन के ऊपर, कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। स्पेलिंग W से शुरू होती है, वेबर। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे मैंने आपको ये प्रथम नियम बता दिया। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नियम की। अभी दूसरा नियम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिख के आपको बताते हैं कि फैराडे का दूसरा नियम क्या था। ठीक है, इसे सब कुछ आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। दूसरा नियम हम बोर्ड पर लिखने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में इस फैराडे के नियमों को समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग AC और DC धारा को समझ लेंगे। उसके बाद जो इसके बाद का वीडियो होगा, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ऐसे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम आपको पूरा रिवीजन करा देंगे। इस तरीके से अब हम लिखते हैं यहाँ पर द्वितीय नियम। द्वितीय नियम आप लिखिएगा मेरे साथ साथ और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा द्वितीय नियम। तो देखिए ध्यान से, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। लिखिए, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती हैं। विरोध का मतलब आप समझ रहे होंगे, सदैव उस कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। मतलब जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है E और प्रेरित विद्युत धारा होती है I, ये दोनों के दोनों उसका विरोध करते हैं जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुए हैं। तो किसके कारण उत्पन्न हुए हैं? ये उत्पन्न हुए हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। किसके कारण उत्पन्न हुए हैं? चुंबकीय फ्लक्स में
परिवर्तन के कारण, और दोनों के दोनों उसका विरोध कर देते हैं जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न होते हैं। तो ये तो गलत बात हुई ना, इन्हें विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? अभी नीचे आपने माइनस चिन्ह देखा था। माइनस चिन्ह हमको ये बताता है कि विद्युत वाहक बल किसका विरोध करता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धारा भी विरोध करती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा दोनों के दोनों किसका विरोध करते हैं? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करते हैं। ठीक, इस नियम को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो आपका जो नियम है वो है लेंज का नियम। तो आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसे लेंज का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ तक आपने अगर लिख लिया होगा कि सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुए हैं, उसके आगे आप लिख लीजिएगा लेंज का, फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। ये तो थी आपकी कुछ छोटी छोटी बातें, और अब हम कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, कुछ छोटी सी बातें हैं। एग्ज़ाम में 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आता है, धारा की दिशा को कौन बताएगा? धारा की दिशा को कौन सा नियम बताएगा? फिर दूसरा नियम आता है, बल की दिशा को बताने वाला कौन सा नियम होता है? और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने वाले कौन कौन से नियम हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नियमों को बताया है, जैसे कि आपने पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। साथ ही साथ आपने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। आपने पढ़ा था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये सारे के सारे आपने पढ़े हैं। अभी हम समझते हैं, अगर आपसे धारा की दिशा को बोला जाता है तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए हम आपको अलग से बता रहे हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये आपने लिखना है आपको धारा में। ठीक है, बल की दिशा को बाएं से बल, तो यहाँ पर बाएं हाथ का नियम। किसके बाएं हाथ के? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने वाले कौन से नियम हैं? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम। ठीक है, क्या है? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम। कौन सा? दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। किसका नियम? दक्षिणावर्ती और पेंच का नियम। साथ ही साथ अंगूठे का नियम पर आप भी यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरीके से इतना सारा आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है फैराडे का नियम आपको पूरा समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ये जितना भी मैंने आज आपको बताया है ये इम्पॉर्टेंट है, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।